तो देखिए ये हमारा कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के। जैसे पहला ही टॉपिक है विराम चिन्ह में विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है। जैसे मानकर चलिए आप मेरे घर आते हैं और मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने, जाओ मत बैठो, यानी मैं आपको भगा रहा हूं कि मेरे घर आने की, हाँ। और अगर मैं ऐसे कहूं आपसे, अगर ऐसे कहूं तो यानी अब मैं आपका स्वागत कर रहा हूं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं पियो, ठीक है ना। हाँ, तो विराम चिन्ह एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि कहां पर ये आएगा, कहां पर इसका प्रयोग होगा, कहां पर इसका प्रयोग होगा, कहां पर लाघव चिन्ह आएगा, त्रुटि चिन्ह कहां आएगा, इस प्रकार के विराम चिन्ह हम सभी सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाला टॉपिक अव्यय। व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्च होना, यानी आय व्यय करते हैं ना। हाँ, ऐसे शब्द जो खर्च नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अव्यय। जैसे मैंने एक शब्द लिखा और, क्या लिखा, और चाहे लड़की के लिए प्रयोग करो, लड़का के लिए प्रयोग करो, वर्तमान काल में करो, भूतकाल में करो, भविष्य काल में करो, ये शब्द परिवर्तित। अच्छा, लेकिन अगर मैंने एक शब्द लिखा लड़का, तो जैसे ही जेंडर चेंज होगा ना, ये शब्द भी चेंज हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन इन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शब्द होते हैं अव्यय, या फिर इनको अवकारी कह देते हैं कि अवकारी शब्द, ये भी पढ़ेंगे। काल पढ़ेंगे हम। काल का अर्थ क्या होता है, समय। काल का एक अर्थ मृत्यु भी होता है, यमराज भी होता है, लेकिन हमें सिर्फ समय से काम है। किससे काम है, यानी किस समय की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, वर्णमाला, किस किस को वास्तव में वर्णमाला की अच्छी जानकारी है, हाथ खड़ा करो। देखो, इस क्लास में आपको पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान करी जाती है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, बीच क्लास में हाथ खड़ा कर देना कि सर डाउट है। जब तक आपका एक भी डाउट रहेगा हम आगे नहीं चलेंगे। पूर्णतः स्वतंत्रता है, ठीक है जी, निश्चिंत रहिएगा एकदम। अच्छा जी, देखो वर्णमाला हमारा आज का टॉपिक है। आज लगभग कुछ बातें हम इस पर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अलंकार, उपसर्ग प्रत्यय, वाक्य शुद्धि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, साथ के साथ वाक्य परिचय, लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है। जैसे कल एक एग्जाम्पल दिया था ना कि दही खाया जाता है कि खाई जाती है, खाया जाता है, दही खाया जाता है। वर्णों का उच्चारण स्थान, जैसे अगर कोई कहे कि छोटा किस स्थान से बोला जाएगा, बोलकर देखो जरा, किस स्थान से बोला जाएगा, कंठ से। कहां से बोला जाएगा, हाँ। क्रिया किसे कहते हैं, जो क्रिया, देखिए हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है ना, हाथ खड़ा करना है आपको। मैं अपने आप बोल दूंगा आपसे कि किसको उत्तर बताना है, ठीक है जी, ऐसे नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा, ये देखो वचन, वचन कितने होते हैं, अच्छा 3 वचन होते हैं। ऐसे कितने हैं जो कहते हैं कि सर शादी होगी, शादी में 7 वचन लेंगे, 7 वचन लोगे, हाँ। वास्तव में वो हिंदी ये नहीं है, हिंदी में मात्र 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वाक्य, वाक्य किसे कहेंगे, संज्ञा किसे कहेंगे, पदबंध किसे कहेंगे। साथ के साथ आपका एक शब्द के स्थान पर विभिन्न शब्द क्या होते हैं, वर्तनी क्या है, विशेषण क्या है, समास क्या है, कारक क्या है, मुहावरे और लोकोक्ति क्या है, सर्वनाम, शब्द रचना, स्वर व्यंजन, वाच्य और पुरस्कार कुछ, ठीक है जी। इतना सब कुछ हमें हिंदी में पढ़ना है, इतना सब कुछ हिंदी में पढ़ना है। अच्छा देखिए, मैंने अगर हिंदी लिखी, क्या लिखी मैंने, हिंदी, क्या है सही लिखी है मैंने हिंदी। अच्छा, अगर मैं सही नहीं है, अच्छा अगर मैं हिंदी को ऐसे लिखूं तो ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा देखिए, अब जरा ध्यान देना यहां पर, ठीक है। मैंने लिखा गंगा, क्या लिखा, मैंने लिखा गंदा,
मैंने लिखा गंभीर। क्या लिखा? मैंने लिखा अंत। अच्छा, अब देखो जरा एक विशेष नियम पर ध्यान देते हैं। अगर गंगा को कोई ऐसे लिखे तो, अगर गंदा को कोई ऐसे लिखे तो, गंभीर को कोई ऐसे लिखे तो, और अगर अंत को कोई ऐसे लिखे तो, लिखने से पहले सही है, लिखने से पहले सही है। अच्छा, अंत, ये से। अब देखो जरा विशेष ध्यान देना यहां पर कि इस अंकी बिंदी के लिए मैंने यहां पर किसका प्रयोग किया? अंगा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यानी थोड़ा सा देखो, बोलो ना तो एक कोरस में बोलना, ठीक है ना, ताकि आनंद आए बचपन वाली फीलिंग का, ठीक है ना। हाँ बोलो। अब कुछ समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोला, ठीक है ना। वास्तव में कुछ समझ में नहीं आया कि आपने, अच्छा, बिंदु आएगा, नीचे बिंदु आएगा, यही गलती तो सुधारनी है। यानी वो अलग होते हैं। आप इनकी बात कर रहे हैं, यही गलती सुधारनी है। ये अलग है, इनको अलग से पढ़ेंगे। इनको कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? अभी आएंगे इन पर भी। आगे बोलो। यानी बचपन की यादें धीरे धीरे आ रही हैं, अभी और आएंगी, रुकिएगा जरा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अब देखो जरा ध्यान दो जरा। अगर ये अंकी बिंदी का उच्चारण मैंने यहां पर ना में किया, किसमें किया? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहां पर उच्चारण मा में कर दिया, यहां पर उच्चारण अंगा में कर दिया, कुछ तो विशेष नियम होगा, ठीक है ना। अब देखो एक छोटा सा नियम है। अगर इस अंकी बिंदी के बाद, इसको बोलते हैं अनुस्वार, हिंदी की भाषा में क्या बोलते हैं? हां, अगर इस अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण है, वर्ण क्या है? इसका अंतिम वाला वर्ण आपको देखना है। इसका अंतिम वाला वर्ण क्या होगा? अंगा। क्या होगा? तो ये जो अनुस्वार होगा किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये भी सही है। और अच्छा, इसके बाद कौन सा वर्ण है? दा। दा क्या अंतिम वर्ण कौन सा है? तो अनुस्वार किस में परिवर्तित हुआ? अगर इस अंकी बिंदी के बाद की बात करें, वर्ण कौन सा है? भा का अंतिम वर्ण कौन सा होगा? तो ये अनुस्वार किस में परिवर्तित हो गया? यही नियम यहां पर लागू हुआ। इस अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है? दा का अंतिम वर्ण। तो हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, हमारी परीक्षा में एक बार सवाल था, एक सवाल था कि अगर अलंकार ऐसे लिखा जाए, ध्यान देना जरा, और अलंकार अगर ऐसे लिखे, कौन सा वाला सही होगा? दोनों सही है ना? अंतर समझ गए? हां, क्योंकि उस परीक्षा में अलंकार ऐसे लिखकर आया था। ये अशुद्धि वाला वाक्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशुद्धि। सही कौन सा होगा? अब देखो, जहां पर ऐसी स्थिति में आप फंस जाओ कि दोनों में से किसी एक का चयन करना पड़े, दोनों में से किसी एक का, तो वास्तव में जहां पर भी मतभेद वाली स्थिति होती है ना, वहां पर संस्कृत को हमेशा प्रायोरिटी पर रखा जाता है। किसको? और संस्कृत वाला जो शुद्ध रूप होगा वो यही होगा। क्या होगा? यही होगा। शुद्ध रूप की अगर बात करें तो यही होगा, ये शुद्ध रूप है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला से पहले एक छोटी सी बात और है। ऐसे कितने राज्य हैं जिन्होंने माना है कि हमारे राज्य के जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो हिंदी में होंगे?
9। अच्छा देखिए, ये हमारे भारत देश का मैप है, ठीक है जी। अब देखो, चाहो तो जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे ना उसको नोट करते रहना, ठीक है जी। जो जो लगे कि हाँ ये लिखना है उसको लिखते रहना, वरना मेरे नोट्स तो आएंगे ही आपके पास, ठीक है। हाथ खड़ा करके बोलिएगा। नोट्स पीडीएफ मतलब खुद से मेहनत नहीं करनी, खुद से मेहनत नहीं करनी, पीडीएफ से जल्दी हो जाता है। देखिए, दो तरीके से क्लास ये चल सकती है, एक तो या तो मैं आपको लिखाऊं या फिर आप सिर्फ क्लास में समझ लें। चलो, जहां पर आवश्यकता पड़ी कि लिखाना है वहां पर मैं लिखा दूंगा, और जहां पर आवश्यकता पड़ी कि मैं नोट से काम चल जाएगा तो वो नोट से काम चला लेंगे। अच्छा ये देखिए, अगर मैं कहता हूं कि बिहार की आधिकारिक राजभाषा कौन सी है, पहले नंबर पर बिहार के बगल वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के भी जितने भी सरकारी कामकाज होंगे सब किसमें होते हैं। अच्छा, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कितने राज्य हो गए। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, नई दिल्ली। राज्य कितने हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश। 10 राज्यों की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं लगभग सभी में हिंदी आती है, कुछ को छोड़कर, ठीक है ना। तो ये जो क्लास होगी लगभग सभी के लिए काम करेगी। किसके लिए, सभी के लिए। और खासकर जो फोकस रहेगा वो रहेगा बिहार वाली परीक्षाओं पर। मेनली फोकस कहां रहेगा, बिहार वाली परीक्षाओं पर। यानी बिहार के ऐसे कौन से कवि हुए हैं, कौन कौन से पुरस्कार हैं, सभी बर्बाद करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। यानी 10 राज्य हैं जी, ऐसे कितने हैं, 10 राज्य। अच्छा आगे चलिएगा, आज का टॉपिक क्या है हमारा। अच्छा, यहां पर एक चीज लिखी हुई है, वर्णमाला। क्या लिखी है, वर्णमाला। यानी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है वर्ण और एक है माला। वर्ड किसे कहते हैं, क्या बात है, जोरदार तालियां जी इनके लिए, बहुत सही परिभाषा बताई है इन्होंने, क्या बात। तालियां बजाया करिए, सपोर्ट किया करिए एक दूसरे का, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, अगर मैंने कहा कि इनमें से कौन सा वर्ड होगा, नीचे वाला, क्यों, एक छोटा सा अंतर है। देखिए, अगर यहां पर कहा जाए कि पहले आप का बोलकर देखो, बोलो जरा का, महसूस करना कि आपने का बोलते समय अंत में आ की ध्वनि बोली, बोली ना। देखिए, अगर हरियाणा और बिहार की मैं तुलना करूं ना, एक सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। क्या करते हैं, हरियाणा में इनका उच्चारण होता है के, खे, गे, ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, के, खे, गे। और यहां पर यानी हमारे यहां को, खो, गो। वास्तव में ना तो क होता है ना क होता है, क्या होता है, क। एक झटके से इसका उच्चारण होता है क। क्या होता है, हाँ। अच्छा जी देखिए, अगर यहां पर कहा जाए ये क्या है, ये वर्ण है, तो फिर ये क्या होगा, व्यंजन होगा। ये ना तो व्यंजन है, ये क्या है, अक्षर। ये क्या है, अक्षर। ये क्या है, अच्छा। अगर मैं कहूं कि इनमें से व्यंजन कौन सा है, हाँ, व्यंजन कौन सा होगा, व्यंजन ये है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है। अब वास्तव में व्यंजन तो ये है, इसका उच्चारण किसकी सहायता से हो रहा है, स्वर की सहायता से। चाहो तो लिख लेना कि जो भी हमारे वर्ड होते हैं, ना तो उसका उच्चारण स्वतंत्र तरीके से किया जा सकता है, इसका ना तो उच्चारण होगा और ना ही इसके और खंडन किए जा सकते हैं, ना तो उच्चारण और ना ही, लेकिन अक्षर का हम उच्चारण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उच्चारण, और इसके खंडन भी हम
इसका उच्चारण भी हो सकता है और इसका खंडन भी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि पुराने समय की बात है जहां पर ना तो कोई भाषा थी, ना ही कोई वर्ड थे, ना ही कोई लिपि थी, तो जब एक दूसरे से अभिव्यक्ति होती थी यानी संवाद होता था, तो माध्यम क्या रहा होगा? यानी अगर आपको पानी चाहिए तो आप कैसे पानी मांगेंगे? हां, इशारे के माध्यम से। कैसे? कि भाई पानी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ ना कुछ इशारा हम करेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है कि कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति के मन में एक सुझाव आया कि जो भी मेरा अर्जित ज्ञान है वह मेरी आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचेगा, यानी जो भी संतान होगी उसकी, उस तक कैसे पहुंचेगा। तब जाके कुछ चिन्ह बने जो हमें हमारी गुफा, जैसे गुफाएं होती है ना, वहां पर जो छपे हुए होते हैं, वो उसी का परिणाम है। एक अलग अलग चिन्हों का अलग अलग मतलब होता था। अच्छा, उन्हीं को हमने क्या कहा? लिपि। और वहीं से जाकर आगे चलकर वर्ण बनते हैं धीरे धीरे। क्या बनते हैं? कुछ चिन्ह बनते हैं जिनको हमारी हिंदी ने स्वीकार कर लिया, जिसमें हम हिंदी लिखने लगे। अच्छा जी, अब देखिए, वास्तव में जो वर्ण है और जो माला शब्द है, यानी वर्णों का कुछ व्यवस्थित समूह रहा होगा। कुछ ऐसे चिन्ह होंगे जिनको माला की तरह पिरोया गया होगा, यानी व्यवस्थित किया गया होगा। वास्तव में वही वर्णमाला कहलाई, वही वर्णमाला कहलाई। एक सवाल का उत्तर बताना जरा, ठीक है ना? एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, इस सवाल का उत्तर बताओ। मैंने क्या कहा? निम्न में से कौन सा अक्षर नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सा अक्षर नहीं है? हाँ, डी अक्षर। डी क्या है? वर्ड भी है और व्यंजन। हालांकि व्यंजन भी अक्षर ही होते हैं अगर उनमें स्वर जुड़ा हो तो, ठीक है ना? लेकिन ये, इसको हम कहेंगे कि ये वर्ण है, बाकी के तीनों के तीनों। सबसे जरूरी बात, जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड, उनको दो तरीके से हम पढ़ते हैं। यानी एक तो ऐसे वर्ण होंगे जो कि, और एक ऐसे वर्ण होंगे जो कि व्यंजन होंगे। यानी वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और। सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं? अच्छा देखो, एक छोटी सी कहानी है, बड़ी ध्यान से सुनना। हाँ, भगवान शिव का जो डमरू है, जब वो बजा था ना, तो कुछ व्याकरणों ने, कुछ ऋषि मुनियों ने उसकी ध्वनि से प्रेरित होकर चार कुछ वर्ड बना दिए, कुछ संकेत बना दिए। एक बना था, एक बना था, एक बना था, ये चार ध्वनियां बना दी थी। क्या बना दी थी? चार वर्ड बना दिए थे। अच्छी बात है। अब देखो, एक महर्षि हुए, महर्षि पणनी। कौन हुए हैं? महर्षि पणनी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। हाँ, ये अपनी कुटिया में बैठकर तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तपस्या। तभी वहां पर आकर ना एक मुर्गा बोलता है। क्या बोलता है? मुर्गे की आवाज कैसे होती है? तेज बोलना। कैसी होती है? हाँ, अब देखो, सुनो, आ जाओ, वापस आ जाओ तुरंत, ठीक है ना? ज्यादा मुर्गे वाली आवाज में नहीं आना। उन्होंने इस छोटे ऊ को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? अब देखो जरा ध्यान देना, अब यहां पर सावधानी से आपको सुनना है। यहां से वास्तव में अब आपकी क्लास शुरू हो रही है। इससे पहले तो एक बेसिक था, भूमिका थी। वास्तव में क्लास अब स्टार्ट हो रही है। अब देखो, उन्होंने छोटा ऊ पकड़ा। क्या पकड़ा? उन्होंने इसको कहा कि हाथ खड़ा करना। अच्छा, ठीक है, अब ठीक है मुर्गा? चलिए, बहुत अच्छी बात है, मुर्गा अब ठीक हो गया, ठीक है ना? पहले इसको लकुआ था, ये अब ठीक हो गया मुर्गा, ठीक है जी? हाँ जी, आगे चलते हैं, आगे चले। अब देखो, उन्होंने छोटे ऊ को पकड़ा। किसको पकड़ा? उन्होंने कहा कि ये तो अपने बेसिक फॉर्म में है, मूल रूप में है, तो इन्होंने इसको नाम किया कि ये तो ह्रस्व है, यानी इस पर ज्यादा मात्राएं नहीं है, एक ही मात्रा है। वास्तव में जिस पर एक मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं? ह्रस्व। फिर उन्होंने किया कि दो छोटे ऊ को जोड़ा, तो क्या बना दिया? बड़ा ऊ। इसको उन्होंने नाम दिया दीर्घ। क्या नाम दिया? फिर उनके मन में आया कि जब दो जोड़ सकते हैं तो तीन या तीन से अधिक भी जोड़ सकते हैं। इसको उन्होंने नाम दिया
प्लुप्त। क्या नाम दिया? महर्षि पणिनि ने स्वरों को कितने भागों में बांटा? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। अच्छा जी देखिए, अब ये छोटे ऊ को तो इन्होंने बांट दिया, बेचारे बाकी के बुरा मान गए। बाकी को भी बांटो। दो छोटे आ को जोड़ा तो, दो छोटी ई को जोड़ा तो, दो छोटी ई को जोड़ा तो, हाँ, और दो छोटे ऊ को जोड़ा तो, और दो रेरिसी को जोड़ा तो, ठीक है जी। अब देखो, इसका प्रयोग वर्तमान में हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता था इसका प्रयोग। तो हम कितनों को पढ़ेंगे? तीन को। अब देखो, बाकी के जो ऋषि थे वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए कि महर्षि पणिनि तो फेमस हो गए, इनका तो इतिहास में नाम हो गया, इन्होंने मात्रा काल के आधार पर हिंदी को बांट दिया, वर्णों को बांट दिया। अब उनमें आपस में जलन होने लगी कि भाई हमको भी कुछ करना है। तो उन्होंने क्या किया? देखो, अब तक तो हमने समान समान जोड़े, उन्होंने क्या किया कि फिर इस छोटे आ के साथ इसको जोड़ा, छोटी ई को, फिर एक वर्ण बना, ठीक है। फिर उन्होंने इसी छोटे आ के साथ क्या किया? ये जो बना है ना, इसको जोड़ा। कुछ और ऋषि आए, उन्होंने इस छोटे आ के साथ छोटे ऊ को जोड़ा, क्या बना? हाँ, क्या बना? और फिर इन्होंने इसी छोटे आ के साथ इसी छोटे, फिर क्या बना? क्या बना? क्या बना? हाँ। अब देखो, हमारे पास कितने स्वर हो गए? कितने स्वर हो गए? ये तो पहले से ही थे, बाद में जब समान को जोड़ा तो जरा संख्या गिनना इनकी। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। अब देखो, वास्तव में अगर इसको भी काउंट करोगे तब तो 12, लेकिन इसको अब हिंदी में प्रयोग नहीं करते तो इसको काउंट नहीं किया जाता। अच्छा, अगर मैंने कहा कि जरा छोटा और बड़ा बोलकर दिखाओ कि किस स्थान से बोल रहे हो, कहां से? महसूस करना कि ध्वनि कंठ से आ रही है। अच्छा, और अगर छोटी और बड़ी ये बोला तो किससे? तालू से, यानी जिह्वा हल्की सी तालू को स्पर्श करती है। बोलकर देखो जरा। हाँ। और छोटे ऊ को बोलना किससे? और बचा कौन सा हमारा? कहां से बोला जाएगा? मूर्धा से। कहां से बोलेंगे? अच्छा अच्छा, कमेंट करके मुझे बताना जरा कि देखो, कमेंट की आदत पड़ी हुई है, ऑनलाइन क्लास होती है ना, हाँ, तो ऑनलाइन वालों कमेंट के माध्यम से बताना। मैंने एक शब्द लिखा चाय, सबको पसंद होती है? चाय में वर्णों की संख्या बताओ जरा, कितने वर्ण है चाय में? विकल्प चाहिए, हाथ खड़ा किया करो। 4 वर्ण हो गए जी, उन्होंने कहा 4 वर्ण और 3 वर्ण। अब देखो सुन लो, एक तो यहां पर चा है, इससे अगर मैं स्वर को अलग करूंगा तो एक यहां पर या है, इससे जब स्वर को अलग किया जाएगा तो वर्ण कितने हो गए? अगर अक्षर पूछता तो, अक्षर पूछता तो एक ये अक्षर है और एक अक्षर, कितने होते? यही अंतर है, ठीक है ना। या चाहे तो वर्ण पूछे, चाहे अक्षर पूछे, वर्ण पूछता तो और अक्षर पूछता तो 2, क्योंकि इन दोनों का उच्चारण हम कर सकते हैं, ये दोनों अक्षर हैं, और वर्ण में सभी को तोड़ना पड़ता। बहुत आप सभी के मन में यह भी आया होगा कि सर क्यों ना इसको भी तोड़ दें, कि इसको 2 छोटे आ में तोड़ दो, फिर ये भी अलग अलग वर्ण हो जाएंगे, ये भी अलग अलग वर्ण हो जाएंगे। वास्तव में स्वरों की स्थिति में ऐसा नहीं होता। स्वर जो है ना हमारे, वो अक्षर भी है,
क्या है? अक्षर भी हैं और वर्ण भी, दोनों की तरह व्यवहार करते हैं स्वर। एक तो अक्षर भी होते हैं और किस किस को चाय पसंद है? अच्छा, देखो मेरी माताजी को भी चाय बहुत पसंद है, और अगर उनको चाय ना दी जाए तो घर में कलह, कलह तो एक बहुत छोटा शब्द होगा, घर उथल पुथल हो जाता है। क्या हो जाता है? उथल पुथल। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि माताजी आपको इतनी चाय पीने की लत कैसे लग गई, दिन में 10-10 चाय, 8-8 चाय, मैंने कहा माताजी इतनी चाय पीने की लत कैसे लगी? वो बोली भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि चाय पीनी चाहिए। मैं बड़ा चौंका, मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण के समय तो चाय थी ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण और वो भी गीता में कहेंगे? तो वो अंदर गई और गीता लेकर आई मेरे सामने, और देख कि देख पढ़, यहां पर लिखा है। मैंने कहा जरा आप ही पढ़ो। वहां पर लिखा था अर्जुन त्वया चापी मया चापी, यानी अर्जुन तू भी चाय पी, मैं भी चाय पीता हूं। मैंने कहा माताजी इसका अर्थ ये नहीं होता। मान गई इसका सही अर्थ मुझे जानना ही नहीं, मेरे द्वारा इसका ये अर्थ सही है। मैंने तो मान लिया कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अगर आप भी ऐसा है ना तो कहीं ना कहीं गलत है। चाय वास्तव में 1-2 होता तो सही है, 8 से 10 नहीं होनी चाहिए, 4 से 5 भी नहीं होनी चाहिए। 4 हो जाती है? 4 हो जाती है? चलिए बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं। अब देखो जरा, अब देखो, यानी अभी अभी ना हमने कुछ और भी पढ़ा है। एक हमने ये भी स्वर पढ़ा है, ये भी पढ़े हैं ना? अच्छा मुझे बताओ ये किस स्थान से बोले जाएंगे? किस स्थान से, किस स्थान से बोले जाएंगे ये? अब देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि ये बना है छोटे आ के साथ छोटी ई से। छोटा आ किस स्थान से बोला जाता है? किससे? छोटी ई किस स्थान से बोली जाती है? तो छोटी और बड़ी ए किस स्थान से बोली जाएंगी? कंठ तालव्य स्वर कौन से होते हैं जो कंठ और तालु के द्वारा बोले जाते हैं? विभिन्न परीक्षाओं में सवाल होते हैं कि कंठ तालव्य स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से? अब देखो ये भी है ना, ये छोटे आ के साथ छोटी ए से बना, इसमें भी अगर बात करेंगे यहां पर भी छोटा है, यहां पर भी छोटी है, तो कंठ तालव्य स्वर ये दोनों होते हैं, यानी कंठ से भी बोले जाते हैं और तालु से भी। यही सेम कॉन्सेप्ट लागू इन पर होता है। ये कहां से बोले जाएंगे? यानी ये बना है छोटे आ के साथ छोटे ऊ से, ये कहां से उच्चारित होगा? और ये, तो ये दोनों या तो संख्या पूछ ले कि कंठ ओष्ठ स्वरों की संख्या कितनी है, या फिर पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ और ओष्ठ संयुक्त रूप से बोला जाएगा। 2 कौन से हैं? ओ और आओ। अच्छा आ गया। अब देखो अभी ना हमारे पास कुछ स्वर हो गए हैं लगभग 11, इनको व्यवस्थित क्रम में करते हैं, ठीक है? अच्छा देखिए, एक है हमारे पास ज्यादा ही स्वतंत्रता चाहिए, इसी आनंद के साथ पढ़ना, ठीक है ना? यही आनंद चाहिए होता है, इसी आनंद के साथ, ठीक है? अच्छा आगे चल, आनंद आ रहा है ना? हाँ, ज्यादा भी आनंद नहीं लेना है। आगे चलते हैं। कितने स्वर हो गए? कितने स्वर हो गए? 11 स्वर हो गए। अब देखो इनको जरा, अगर कोई कहे कि समानाक्षर कौन से हैं, या फिर कोई कहे सजातीय कौन से हैं, यानी जो समान समान से मिलकर बने हो, कौन कौन से होंगे? सजातीय हो गए। अगर कोई कहे कि विजातीय कौन से हैं? विजातीय यानी जो विषम स्वरों से मिलकर बने हो, कौन कौन से हो गए? अगर कोई कहे मूल स्वर कौन से हैं?
इनमें से तीनों स्तर पर सवाल बनते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय होगा, कौन सा सजातीय होगा, कौन सा मूल स्वर होगा। मूल पूछ ले, ह्रस्व पूछ ले, दीर्घ पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हमें पता है। ठीक है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई थी? 4, 2। अरे वाह, देखिए अभी अभी जो हमने पढ़े थे, यानी जो मूल स्वर थे वो तो 4 थे, बाद में 2 समान जोड़ दिए तो वो 3 तो अलग आ गए। अच्छा, ए ओ आओ आओ, ठीक है ना। अच्छा जी, चलिए देखिए जी, अगर यहां पर दीर्घ की बात करी जाए, दीर्घ यानी जिस पर 2 मात्राएं हो, दीर्घ यानी जिस पर एक तो 2 मात्रा ये रही, एक 2 मात्रा ये रही, एक 2 मात्रा, एक 2 मात्रा, तो दीर्घ स्वर कितने हो गए? 8, 7। और ह्रस्व स्वर कितने हैं टोटल मिलकर? स्वर कितने होते हैं? अच्छा देखो, अभी ना हमने इसको पढ़ा था, प्लुप्त को। किसको पढ़ा था? कि सर इसका प्रयोग कहां होगा? देखिए इसका प्रयोग होता है नाटक संवादों में, जहां पर अगर आप कोई नाटक देखते हैं, महाभारत देखते हैं, जैसे देखिएगा, अगर राजा दशरथ जी राम के वियोग में राम शब्द पुकारते हैं तो कैसे बोलते हैं? हे राम। कैसे बोलते हैं? यानी एक स्वर को लंबा खींचा गया। वास्तव में यह प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें और ज्यादा स्वर जुड़े हुए हैं, 2 से ज्यादा स्वर जुड़े हुए हैं। जहां पर भी किसी भी शब्द को लंबा खींचा जाएगा, समझ लेना वहां पर, और इसको डिसाइड कैसे करते हैं? या तो इसके ऊपर 3 का आंकड़ा बना होगा, या फिर ऐसे गुरु का चिन्ह लगा होगा। इस चिन्ह का नाम है गुरु। क्या नाम है? हाँ। या तो इसका आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नाटक संवादों में इसका प्रयोग होता है। अच्छा, यहां पर आ का प्रयोग होगा। अब देखो, अगर ये ऐसे किया है तो आप छोटे आ को भी 3 बार जोड़ दो, तो बात वही तो होगी। छोटे आ को अगर आपने 3 बार जोड़ा तो यही बनेगा। छोटी ई को जोड़ देना, बड़ी ई को जोड़ देना, ठीक है ना, तो वास्तव में यही बनेगा। वास्तव में इसका नाम है प्लुप्त। क्या नाम है? प्लुप्त। आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता।